चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक प्यारी सी यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। मैंने अभी अभी आपको बताया कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या? एप्टीट्यूड का मतलब क्या? एप्टीट्यूड का मतलब आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी स्किल क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है एक चीज को समझने का। क्या एटीट्यूड मेरा परसेप्शन से बनता है? क्या एटीट्यूड मेरा परसेप्शन से बनता है? मैम हमें तो यही नहीं पता परसेप्शन क्या होता है, तो सुन लो ये भी। ये एक टेबल है, ये एक टेबल है। यहाँ बैठी है वंशिका, यहाँ बैठी है तमन्ना। ओके, इस टेबल के ऊपर ना ये एक नंबर रखा हुआ है। ये तो बहुत ही मोटा बन गया। अरे वेट 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 वेट, इस टेबल के ऊपर एक ये नंबर रखा हुआ है। अगर वंशिका देखेगी तो वंशिका कहेगी मैम दिस इज 9। तमन्ना देखेगी तो तमन्ना कहेगी मैम दिस इज 6। हाँ या ना? तो चीजों को देखने का नजरिया ही आपका परसेप्शन होता है। क्या ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी स्किल क्या है और आपका एटीट्यूड क्या है एक चीज को देखने का, एक चीज को समझने का और उससे इवेल्युएट करने का। और उसे इवेल्युएट करने का, क्या रिसर्च के अंदर इवेल्युएशन आता है? मैं कहूंगी यस। आज तक जो आपने रिसर्च पढ़ा है वो पढ़ा होगा कि मैम रिसर्च का मीनिंग बताया, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक बताई। लेकिन आज जो आप रिसर्च पढ़ने वाले हो ना, वो स्टार्ट करेंगे हम सीधा प्रोसेस से। मैम सीधा जंप करवाओगे, कैसे समझ में आएगा? समझ में ऐसे आएगा क्योंकि जो रिसर्च प्रोसेस है ना आपका, रिसर्च प्रोसेस ही आपका कंप्लीट रिसर्च का सिलेबस है। रिसर्च प्रोसेस के अंदर ही आपका कंप्लीट सिलेबस आ जाएगा। समझते हुए चलना, डरने की जरूरत नहीं है, हाफ मत जाना एकदम से। अभी सिर्फ रिसर्च के की पॉइंट क्या याद रखने हैं कि मैम रिसर्च एक तरीके की केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है जिसके अंदर मैं एक चीज को बेटर तरीके से इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैम इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च में क्या फर्क होता है? फिर आगे पढ़ेंगे ये भी। सेकंड की पॉइंट लिखो, रिसर्च एक रिपीटेटेड एक्शन है। रिपीटेटेड एक्शन का मतलब क्या है? रिसर्च एक बार नहीं होती, रिसर्च दो बार नहीं होती, रिसर्च तीन बार नहीं होती, रिसर्च हमेशा चलती रहती है। साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक कैसे? नाम ही बता रहा है ना। क्या बता रहा है मैम? नाम री। एग्जाम के अंदर री आई है? रीअपियर के फॉर्म किसने भरे हैं? सच्ची सच्ची बताना, एग्जाम में री आई है? कभी ना कभी तो आई होगी, चलो मान लेते हैं आई है। तो री के अंदर क्या होता है? अगेन एग्जाम, अगेन एग्जाम होता है, देना तो पड़ता है, होता तो है। तो वही रिसर्च है कि आपने जो चीज पहले सर्च करी है उसको दोबारा से सर्च करना ही आपका रिसर्च है। उसे दोबारा से सर्च करना ही रिसर्च है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस एंड रिपीटेड एक्शन। चलो इन्वेस्टिगेशन रिसर्च के अंदर पहले फर्क देख लेते हैं, फिर बेटर क्लैरिटी आएगी। देखो तीन टर्म है आपके पास, एक है रिसर्च, एक है डिस्कवरी, एक है इन्वेस्टिगेशन। क्या सिमिलर सिमिलर लगती है? लगती तो है, सिमिलर लगती है ना, इसीलिए क्वेश्चनियर भी आपको यही फंसाता है। वो क्या करता है? वो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट देगा कि सिस्टमेटिक तरीके से आपने एक चीज को सर्च किया और उसके ऊपर अपनी नॉलेज को एनहेंस किया। क्या ये डिस्कवरी है? क्या सिस्टमेटिक किसी ने कोई डिस्कवरी की है? क्या ये रिसर्च है? क्या ये इन्वेस्टिगेशन है या ये इंक्वायरी है? क्या फंस जाओगे सिमिलर सिमिलर को ऑप्शंस देख के? फंस तो जाओगे, ईमानदारी से अगर तुम बताओगे तो फंस तो जाओगे। चलो कोई नहीं। देखो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक सिस्टमेटिक सर्च है किसकी? नॉलेज की। यहाँ पे आप नॉलेज की सर्च करते हो। क्या रिसर्च ओनली नॉन चीज के लिए होती है जिसको हम जानते हैं? क्या उसके लिए रिसर्च होती है? यस। क्या रिसर्च अननोन के लिए भी होती है? यस।
रिसर्च अननोन के लिए भी होती है। तो मैम फिर फर्क क्या है? देखो समझना एक पॉइंट को। आपका कोविड-19 आया, कोविड-19 सबने फेस किया है, ऐसा तो हो नहीं सकता जिसने ना किया हो। कोविड-19 आया, कोविड-19 आया, कोई कह रहा है कि ये चाइना की किसी लैब से निकला है, कोई कह रहा है ये ना पुराने किसी की भविष्यवाणी थी। तो ये नई 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 चीजें आ रही है, ये चीजें क्या होती जा रही है? ये सर्च होती जा रही है। कोई ना कोई ये चीजें क्या कर रहा है, कोई ना कोई ये चीजें सर्च कर रहा है, जब भी तो वो सब कुछ सामने आ रहा है ना। हाँ जी, होता तो ऐसा ही है। तो इसमें क्या है, ध्यान से समझना। एक टाइप ऑफ रिसर्च आपकी एक्सप्लोरेटरी, बहुत सारे टाइप के रिसर्च आगे हम करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये देखो एक्सप्लोरेटरी। या एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या है कि यू हैव टू एक्सप्लोर समथिंग। कुछ सर्च हो चुका है, उसे दोबारा सर्च करना भी रिसर्च है। कुछ सर्च नहीं हुआ है, प्रॉब्लम का ही नहीं पता, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना भी रिसर्च है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, और बेटर आएगा। आगे सुनो। जब डिस्कवरी की बात करते हैं ना, डिस्कवरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है लेकिन अननोन है। एग्जिस्ट तो करती है लेकिन अननोन है। आपको एक अलग तरीके का क्या मिला? आपको एक अलग तरीके का कोई टूल मिला। आपको एक अलग तरीके का एक टूल मिला। क्या वो टूल आपने बनाया है? नहीं। क्या वो टूल पहले से था? यस, दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या वो टूल आपको पहले नहीं पता था? पता होता तो डिस्कवरी क्या होती? फिर तो वो ऑब्वियस की चीज होगी, हाँ मुझे पता था ये टूल ऐसा है। कोई आपको एक अलग तरीके का केमिकल फाउंड किया आपने, कोई एक अलग तरीके का आपने डायमंड की क्वालिटी फाइंड कर दी, तो ये सब क्या है? दिस इज डिस्कवरी। कि वो चीज पहले से मौजूद तो थी लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता था। और ना ही डिस्कवरी का कभी भी कोई फिक्स प्रोसेस होता है, क्या पता कहाँ से कौन सा केमिकल मिल जाए। समझ में आया? आगे देखो, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप क्या करते हो, मेरे को ये बताओ। आप अगर किसी ने सीआईडी देखी है, सीआईडी या क्राइम पेट्रोल, दया भैया, किसको किसको याद आया? तो सीआईडी के अंदर क्या होता है? सीआईडी के अंदर या पुलिस क्या करती है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। करती है ना? हाँ, करती तो है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है? इंक्वायरी होती है। किस चीज की? कि फैक्ट को फाइंड किया जाता है एक स्पेसिफिक इशू से। क्या सही है, क्या गलत है, फाइंड द कॉज ऑफ द ट्रुथ। इसके अंदर एग्जामिनेशन होता है आपका। ये कोई नई चीज ढूंढ के नहीं देता। ये आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे 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 से इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस पता ही नहीं होता। सच्चाई तो ये है, इन्वेस्टिगेशन बस एक से आगे एक चीज निकलती जाती है। निकल दया दया भैया की स्टोरी को याद कर लो। उनको एक कहीं भी एक छोटा सा सुराग मिल जाता है और वो उसके ऊपर पूरी की पूरी छानबीन शुरू कर देते हैं आपकी। तो ये क्या है? दिस इज इन्वेस्टिगेशन। क्या तीनों टर्म क्लियर है? आगे पूरा का पूरा डिफरेंस का चार्ट है आपके सामने, रीड कर लो। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लो। अगर नोट्स जो बच्चा बना रहा है, नोट्स में ये चीजें लिखने मत बैठ जाना। इतने भारी भरकम नोट्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। भारी भरकम नोट्स लेने से बढ़िया तो बुक उठा लो। तो मैम नोट्स कैसे बनेंगे? नोट्स में लिखो ये 3 पॉइंट। यहीं पे देखो मैं बता देती हूँ, नोट्स आप अगर बना रही हो तो कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हेडिंग ही डालोगे। रिसर्च के जो ये मैंने 2 से 3 की पॉइंट लिखवाए हैं, ये की पॉइंट लिखो। फिर आप ये 3 की पॉइंट लिखो। ये पढ़ा है हमने अभी तक। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? रिसर्च क्या है? मैं अभी सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ आपसे कि आपको रिसर्च का मीनिंग समझ में आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे ये बताओ, क्या सिर्फ रिसर्च का मीनिंग, ओनली एंड ओनली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? ये पॉइंट भी नोट करो भाई, रिसर्च के अंदर ना बायसनेस नहीं होती। बायसनेस का मतलब क्या है? रिसर्च के अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं होती। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? कि रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर वर्क करता है। मैडम ये अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है समझो। रिसर्चर ये नहीं, रिसर्च आपकी ये नहीं होता कि मेरे को ऐसा लगता है।
रिसर्च के अंदर आपका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से डाटा लो, जो डाटा बोलेगा वो रिसर्च है। आपको क्या लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपका पर्सनल लॉजिक क्या है, ये चीजें नहीं आती। आपको क्या लगता है कोई मतलब नहीं है, जो डाटा उठाया है, डाटा क्या बोलता है वो बताओ मुझे। तो रिसर्च के अंदर कभी भी बायसनेस नहीं आती है, सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। और बेटर समझो, मेरे को ये बताओ, क्या तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो? मैम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, समझो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब है जहां आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर जहां आपको खुद एक्सप्लेन करनी होती हैं चीजें। मैंने आपको क्वेश्चन दिया व्हाट इज रिसर्च, मैंने क्वेश्चन दिया व्हाट इज रिसर्च, अब आप पूरा 10 लाइन का पैराग्राफ छाप दोगे। दिस इज सब्जेक्टिव कि आपने जो आज तक पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे रिसर्च का मीनिंग बताओ। वहीं पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि डिस्क्राइब रिसर्च। अब आपको क्या आता है, आपको कितना पता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इन 4 ऑप्शन में से ही आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, कि जो दिया है ना, जो डाटा ने बोला है, सिर्फ उसी में से आपको अपना आंसर मार्क करना है, सिर्फ डाटा के हिसाब से बताना है। आप अपनी नॉलेज यहाँ पे नहीं लेके आ सकते हो। अब 3 टर्म हमने देखी, रिसर्च, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च का मीनिंग है सिस्टमेटिक तरीके से सर्च करना। डिस्कवरी का मीनिंग है किसी इंसिडेंट से, किसी फिनोमेना से बाय चांस अगर कोई चीज जो छुपी हुई थी वो अनकवर हो जाती है, किसी एग्जिस्टिंग चीज आपकी फाइंड हो जाती है, दिस इज डिस्कवरी। वहीं पे इन्वेस्टिगेशन, जो फैक्ट जानबूझ के छुपाए जा रहे हैं उन फैक्ट को एग्जामिन करना आपका इन्वेस्टिगेशन होता है। डिस्कवरी में बाय चांस वो चीजें किसी के सामने नहीं आई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जहां पे आपने खुद कुछ चीजें, किसी के इंटेंशनली किसी ने कुछ छुपाया है, दिस इज इन्वेस्टिगेशन। और इंटेंशनली छुपाई हुई चीज के ऊपर ही छानबीन करना, एग्जामिन करना, एविडेंस फाइंड करना इज द इन्वेस्टिगेशन। ये थी हमारी 3 टर्म। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च की तरफ। यहां तक दोबारा से किसी को ठो तो वो बताओ। स्टार्ट करते हैं अब रिसर्च का प्रोसेस। बहुत सारे इसके अंदर आपको ब्लैंक स्लाइड में ऐड कर देती हूँ। देखो रिसर्च, रिसर्च क्यों की जाती है, अब मेरे को रीजन बता दो पहले। आपको ये पता चल गया कि रिसर्च क्या होता है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ रिसर्च, क्यों करते हैं, रिसर्च का रीजन क्या है। नॉट ओनली रिसर्च का रीजन, हर एक्शन का रीजन, हर एक्शन। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्या कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है या गोल है, उसको फुलफिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्यों है। मैडम ये हर चीज के पीछे क्यों लगा देते हो, अरे ऐसी ही चीजें समझ में आती हैं। देखो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्यों है, गोल क्यों बनाया है, गोल इसलिए बनाया ताकि सक्सेस मिल सके। सक्सेस क्यों चाहिए, अरे एट लास्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सक्सेस चाहिए। सक्सेस क्यों चाहिए, ताकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी हम करते हैं उसका एक लौता रीजन क्या होता है, कि प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का क्या होगा मैम, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ही हो सकता है, और तो क्या होगा, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ही हो सकता है, और तो क्या ही होगा। तो रिसर्च की जाती है क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो पहला स्टेप ही रिसर्च का क्या हो गया, कि आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता, क्या सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। वो कौन सा गाना है, क्वेश्चन क्या था पता नहीं, आंसर पता चला तो मेरे को याद नहीं आया, ऐसा ही कुछ है। आप जिसको याद है वो बताना जरूर। जब क्वेश्चन पता चला तो आंसर क्या था पता नहीं, ऐसा कुछ है, सॉन्ग है एक। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम है कोई, तो जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता तो क्या उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, नहीं ढूंढ सकते। तो सबसे पहला काम क्या है, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना।
आइडेंटिफाई करने में क्या होगा कि डिफाइन करना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का स्कोप कितना है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम है आपकी एजुकेशन लेवल, इंडिया का एजुकेशन लेवल, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, क्या गांव की एजुकेशन लेवल के ऊपर आप स्टडी करने वाले हो, मतलब विलेज के एजुकेशन लेवल पे स्टडी करने वाले हो, या अर्बन लेवल के एजुकेशन लेवल पे स्टडी करने वाले हो। रूरल एरिया के एजुकेशन लेवल में प्रॉब्लम है या अर्बन एरिया में। अगर मैं कह, या फिर आप इसमें ये भी कह सकते हो कि एक स्टेट के एजुकेशन लेवल पे स्टडी करना है, या आपको सेंटर के एजुकेशन लेवल पे स्टडी करना है, या फिर स्कूल के एजुकेशन लेवल पे स्टडी करना है, या कॉलेज के एजुकेशन लेवल पे स्टडी करना है। ये सब क्या है, अपनी प्रॉब्लम को बेटर तरीके से डिफाइन करना, उसका स्कोप कहाँ तक वो प्रॉब्लम फैली हुई है, और अगर जहां तक फैली हुई है क्या हर जहां दूर दूर तक फैली हुई प्रॉब्लम को मैं स्टडी कर सकता हूँ, नहीं, मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि कितनी प्रॉब्लम को मैं स्टडी करूंगा। समझ में आया, क्लियरली स्पेसिफिक करना रिसर्च की प्रॉब्लम को, रिसर्च के टॉपिक को, सबसे पहला काम आपका यही होता है। तो मैम कैसे की जाएगा, कैसे किया जाएगा, देखो ऐसे किया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देख लो आपका रिसर्च एरिया क्या है, अपने रिसर्च एरिया देखो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में एचआर है, फाइनेंस है। अपना सब्जेक्ट देखो, इन शॉर्ट बताऊं तो इन शॉर्ट क्या कि अपना टॉपिक, अपना सब्जेक्ट देख लो, रिसर्च एरिया क्या है आपका, सब्जेक्ट पता चल गया। अब देखो उस सब्जेक्ट के अंदर ब्रॉड टॉपिक क्या है, क्या क्या ब्रॉड टॉपिक है, ब्रॉड एरिया देख लो। ये जो मैं अभी प्रोसेस बता रही हूँ ना, ये सिर्फ रिसर्च का प्रोसेस नहीं है, मतलब रिसर्च का तो प्रोसेस है, ये आप अगर रिसर्च पेपर भी करते हो ना, रिसर्च पेपर भी, तो भी आप अगर रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो तो सेम इसी तरीके से चीजें आपकी काम करती हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिखना है। सो इसको ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला है। जो मास्टर्स कर चुका है या कर रहा है, मास्टर के साथ साथ रिसर्च पेपर निकालो, बहुत फायदे में रहोगे। मैंने नहीं निकाले थे उस टाइम पे, दिमाग नहीं था इतना, अब तो थोड़ा थोड़ा आ गया। रिसर्च एरिया, रिसर्च एरिया के अंदर उसका ब्रॉड एरिया फाइंड करना, उस ब्रॉड एरिया की ये देखो कितनी कैटेगरी बन सकती है, एक बन सकती है, दो बन सकती है, तीन बन सकती है, चार बन सकती है, कितनी बन सकती है। उस रिसर्च एरिया की जितनी भी ब्रॉड कैटेगरी बन सकती है उन सबको लिख लो। उस ब्रॉड कैटेगरी में से एक ब्रॉड कैटेगरी को तुम उठा लो। फॉर एग्जाम्पल लेके चलना, मेरे को करना है मैम मैनेजमेंट पे स्टडी, मेरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में भी बहुत सारे होते हैं, मैम मुझे करना है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स पे स्टडी। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी मैम बहुत सारी चीज होती है, ट्रेनिंग देखनी है आपको, आपको डेवलपमेंट देखनी है, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल देखना है, आपको रिक्रूटमेंट देखना है, किस चीज पे स्टडी करोगे। मैं कह रही हूँ मैं स्टडी करूंगी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे कि जो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर परफॉर्म करते हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस बेटर होने के लिए आप कुछ उन्हें इंसेंटिव देते हो ताकि वो मोटिवेट रह सके, मुझे करनी है ये स्टडी। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ब्रॉड एरिया डिसाइड किया, अब मैं पुरानी जितनी भी स्टडी है उन सारी स्टडीज को लेके आऊंगी और सबसे पहले उसमें गैप एनालाइज करूंगी। सबसे पहले अब उसमें मैं गैप एनालाइज करूंगी। गैप कैसे एनालाइज करूंगी कि जो पहले स्टडी हुई है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, वो इंडिया की कंपनीज पे हुई है, हरियाणा की कंपनी पे हुई है, रोहतक की कंपनी पे हुई है, जम्मू की कंपनी पे हुई है, श्रीनगर की कंपनी पे हुई है, कहाँ पे हुई है, उस गैप को फाइंड करो और कोशिश करो कि जो गैप निकला है उस गैप को आप फुलफिल करो। अगर हरियाणा की सारी कंपनी पे ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है, लेट इट गो, फाइंड समथिंग न्यू। जितना ज्यादा आपके रिसर्च पेपर के अंदर वो गैप फिलअप होगा, उतने ही हाई चांसेस हैं आगे जाके आपके रिसर्च पेपर की एक्सेप्टेबिलिटी के, बहुत जल्दी रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। देन आपको ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, देन आपको अपना ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि मैं रिसर्च कर क्यों रहा हूँ।
रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे डिसाइड होने के बाद अब आपका आ जाएगा कि आपका जो टॉपिक है वो फाइनलाइज हो चुका है, उसको रिव्यू करो सारे पॉइंट को और लास्ट में इसको फाइनल कर दो कि अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे जो है वो मैनेजमेंट के अंदर एचआर के परफॉर्मेंस अप्रेजल की स्टडी करना है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है कंपनी को लेके। मैं सेटिस्फेक्शन देखना चाहता हूँ। मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं सेटिस्फेक्शन देखना चाहता हूँ। क्लियर है? मैं सेटिस्फेक्शन देखना चाहता हूँ। ये क्या हो गया? ये सिर्फ एक ही स्टेप बताया अभी तक कि प्रॉब्लम फाइंड करना। ये सारे स्टेप किसके थे मैम? ये सारे स्टेप प्रॉब्लम को फाइंड कैसे किया जाता है उसी के थे। समझ में आया? आगे चलते हैं। मैम मेरे को ये तो पता चल गया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम पता चल गया तो सॉल्यूशन भी ढूंढ लो। सॉल्यूशन कैसे ढूंढ ले मैम? रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है कि जो आपका एग्जिस्टिंग रिसर्च है, देखो मेरे को ये बताओ, क्या कोई भी प्रॉब्लम न्यू होती है? कोई भी प्रॉब्लम न्यू होती है? मैम हो तो सकती है। एग्जाम्पल कोविड-19। कोविड-19 न्यू प्रॉब्लम तो थी, आई 100% एक्सेप्ट। क्या ये कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट थी ना? कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट थी ना? तो जहां से आपकी प्रॉब्लम कनेक्ट है, जहां से आपकी प्रॉब्लम कनेक्ट है, उसको स्टडी कर लो। उसको स्टडी कर लो। मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम है रिसर्च की, जिसका सॉल्यूशन के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी डाटा है, इन फॉर्म ऑफ बुक्स, इन फॉर्म ऑफ मैगजीन, इन फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स, हो सकता है कि पहले का कोई डाटा ऐसा हो, या हो सकता है इन फॉर्म ऑफ आपके खुद पहले के कोई रिसर्च पेपर है जो किसी और रिसर्चर ने पब्लिश करके, जो भी डाटा जो आपको जहां से भी मिलता है, उस डाटा की स्टडी करो। मेरे को ये बताओ, इस डाटा की स्टडी से क्या होगा? मैम इस डाटा की स्टडी से ना मुझे एक हिंट मिल जाएगी कि एक्चुअली मेरे रिसर्च का क्या कंक्लूजन निकल सकता है। निकलेगा क्या वो नहीं पता, निकलेगा क्या वो नहीं पता, दिस इज विल बी। जो निकलेगा वो नहीं पता, फ्यूचर है। लेकिन क्या निकल सकता है, वट शुड बी, वट शुड बी मुझे पता चल जाता है। क्या निकल सकता है अंदाजा लग जाता है। अगर आपने एक ही टॉपिक से रिलेटेड इतनी बुक पढ़ ली, मैगजीन पढ़ ली, पुराने रिसर्च पेपर पढ़ लिए, क्या आपको आपकी प्रॉब्लम का एक थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है? लग तो जाता है। उसी अंदाजे के बेस पे आपका रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होता है। ध्यान से देखना, रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ओके। देन आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर एग्जिस्टिंग थ्योरीज, एग्जिस्टिंग फाइंडिंग, बुक्स, उन सबको एनालाइज करके यहाँ पे आप गैप आइडेंटिफाई कर लेते हो। समझ में आया? उसके बेसिस पे जब आपके पास नॉलेज आ गई, जब आपको आपके रिसर्च की नॉलेज मिल चुकी है, तो ये रिसर्च की नॉलेज मिलने के बाद आप बनाते हो हाइपोथेसिस। मैम ये क्या मोटी सी टर्म बोल दी, हाइपोथेसिस। हाइपो हाइपो मोटा मोटा फील होता है। हाइपोथेसिस है ये। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। टेंटेटिव स्टेटमेंट। मैम स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया, ये टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव का मतलब होता है बेटा एक तरीके से एजम्पशंस, अनुमान लगाना आप कह सकते हो एक तरह। तो हाइपोथेसिस एक तरीके की टेंटेटिव स्टेटमेंट है जहां पे आप अनुमान लगाते हो। वैसे बहुत सारे टाइप के हाइपोथेसिस आप आगे पढ़ने वाले हो, लेकिन करंट के लिए हम दो टाइप के हाइपोथेसिस की स्टडी करेंगे। एक है आपका H0 एंड सेकेंड इज H1। H0 का मतलब है आपका नल हाइपोथेसिस। H1 का मतलब है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? जो रिसर्चर को लगता है। जब मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद जब मुझे ये लगा कि अब मुझे कुछ ना कुछ अपनी
एक टॉपिक का अंदाजा लग चुका है, तो वो अंदाजा लगने के बाद जो मैं एक स्टेटमेंट बोल देती हूँ उसे कहा जाता है नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया था कि हमारी प्रॉब्लम है कि सर्च करना है मुझे परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो मैंने ये देखा 10 कंपनीज या 10 रिसर्च पेपर को स्टडी करके कि एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, ये ऐसा मुझे लगा। तो जो ये मुझे लगा मैं वही एक स्टेटमेंट दे दूंगी कि एम्प्लॉय जो है वो मेरे सेटिस्फाइड नहीं है, एम्प्लॉय मेरे सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये जो रिसर्चर ने एक लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे जो स्टेटमेंट दी उसको कहा जाता है नल हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को और बेटर तरीके से समझो। हाइपोथेसिस में क्या होता है? हाइपोथेसिस में क्या होता है? हाइपोथेसिस के अंदर आपकी तीन चीज होती है। यस, तीन चीज कौन कौन सी? वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? दूसरा पॉपुलेशन, थर्ड है आपका रिलेशनशिप। अगर ये तीन चीज आपके हाइपोथेसिस के अंदर है तो ही आपका हाइपोथेसिस एक वैलिड हाइपोथेसिस बनेगा, अदरवाइज वो इनवैलिड है, उसके बेस पे आप कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। मैम वेरिएबल क्या? वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट क्या दी? दैट एम्प्लॉय, आपने किस कंपनी पे, कोई एक कंपनी ले लो, कौन बड़ी सी कंपनी लो, टाटा ले लो, the employees of Tata company is not satisfied. The employees of Tata company is not satisfied. आपने ये स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल होंगे आपका एक तो एम्प्लॉय, एक है आपकी टाटा कंपनी। दो टाइप के यहाँ वेरिएबल होंगे आपके, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या समझते हो? इंडिपेंडेंस डे मनाते हो? यस। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या? हमें आजादी मिली, मतलब मैं आजाद हूं। डिपेंडेंट, मैं डिपेंड हूं किसके ऊपर? तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे टाटा कंपनी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी या डिपेंडेंट वेरिएबल? एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट हो गई या डिपेंडेंट? अरे एम्प्लॉय टाटा कंपनी के ही तो हैं। क्या मैं टाटा कंपनी के ही एम्प्लॉय की बात करूं यहाँ पे? यस। तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगी और टाटा कंपनी आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। अगर इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन रही है तो अभी के लिए होल्ड करके रखना, आगे जब और बेटर क्वेश्चंस करेंगे, हाइपोथेसिस को जब डिटेल में पढ़ेंगे वहां क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ध्यान सिर्फ इतना रखो कि जो भी हाइपोथेसिस होता है उसके अंदर वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फिर देखो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? आप कौन से चीज के ऊपर स्टडी करो? क्या आप टाटा कंपनी के हर जितने भी आपके डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय पे स्टडी कर रहे हो, या आप एक दो से तीन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय पे स्टडी कर रहे हो, या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय पे स्टडी कर रहे हो? मतलब पॉपुलेशन के अंदर आ गया आपका सैंपल, सैंपल साइज क्या है यहाँ आपका। फिर है रिलेशनशिप, एम्प्लॉय और टाटा कंपनी का रिलेशनशिप कैसा? सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। तो जब तक ये तीन चीजें आपके हाइपोथेसिस के अंदर हैं तब तक ही वो आपको हाइपोथेसिस, आपका एक वैलिड हाइपोथेसिस होता है। समझ में आया? नल हाइपोथेसिस को ही आप वर्किंग हाइपोथेसिस भी बोलते हो, ध्यान रखना इसका। तीन नाम बता दिए मैंने नल हाइपोथेसिस के, नल, वर्किंग और रिसर्चर हाइपोथेसिस, तीनों नाम याद रख लेना।
एग्जामिनर किस नाम से क्वेश्चन दे दे तुम्हें नहीं पता। नल हाइपोथेसिस समझ में आया, जो रिसर्चर बनाता है अपनी नॉलेज के बेस पे। ऑल्टरनेट क्या होता है? फिर मैंने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के बाद जो मेरे डाटा ने बोला, ये जो रिसर्च हुई है, ये जो जितनी भी रिसर्च अभी मैंने पढ़ी है, ये सारी की सारी रिसर्च ना मेरी 2020 की है। 2020 के अंदर ये रिसर्च हुई थी। मैम 5 साल हो गए, क्या पता टाटा कंपनी ने कुछ बेटर इनिशिएटिव लिया हो जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो गए हो। कर लो डाटा कलेक्ट, कर लो डाटा कलेक्ट। और जब वो न्यू डाटा जो बोलेगा, आप जो रिसर्च कर रहे हो, आपके रिसर्च का जो डाटा बोलेगा, वो है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो आपके रिसर्च का डाटा बोलेगा वो है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। आओ दोबारा से अपने प्रोसेस पे। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डेवलप करना टेस्टेबल स्टेटमेंट और दी assumptions बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रियोर रिसर्च। पहले जो रिसर्च हुई है उसके बेस पे जो आपने एज्यूम करके अपनी थ्योरी बनाई है, उस थ्योरी को फॉर्मुलेट करना ही फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है। यहां तक मुश्किल तो नहीं लग रहा? चीजें इजी है इजी। अगर आपको लग नहीं रही है तो एक्चुअली में वैसे है इजी, डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट में टाइम दूंगी, डोंट वरी। ये सारा भाई मैं साथ साथ इरेज ही कर रही हूँ। किसी को कुछ फोटो वगैरह खींचनी हो, स्क्रीनशॉट लेने हो तो प्लीज ले लेना। वैसे ये सजेशन तो इतना रहेगा कि जो ये वाली चीजें है ना, ये 2-4 पॉइंट मेन मेन जो स्लाइड्स के साथ है, इनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करो। ये प्रोसेस के ये स्टेप नोट डाउन करो। ये राम कहानी, ये डिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। समझो चीजों को जितना हो सके, किताबों में लिखने की बजाय, नोट्स में लिखने की बजाय दिमाग में छाप लो उसे। क्योंकि लास्ट टाइम पे, पेपर के टाइम पे ऐसे ऐसे मैं खुद दिखाती हूँ। एक रजिस्टर ये है मेरे पास, एक रजिस्टर ये है मेरे पास, एक रजिस्टर ये है मेरे पास, पूरा का पूरा। और भी है, दिखाती हूँ तुम्हें। एक रजिस्टर ये है, इसमें तो आज ही मैं काम कर रही थी। तो ये बाद में समय नहीं मिलता है रिवाइज करने का। समझ आया? ये रजिस्टर ऐसे कैसे धरे रह जाते हैं फिर। तो इससे बेटर है रजिस्टर्स में कम लिखो, दिमाग में चीजों को ज्यादा लिखो, रिवीजन पे फोकस रखो। रिवीजन जहां तुमने छोड़ दी, स्पेशली यूजीसी नेट के लिए बता रही हूँ, जहां तुमने रिवीजन छोड़ दी ना, तुम वहां फेल हो जाओगे। हाँ, गुस्सा गुस्सा आ रहा है कि मैम फेल कैसे हो जाएंगे, बट एक्चुअली में हो जाओगे, यकीन मानो। क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है ना इसका कि उसको कंप्रेस करके रखना अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, समझे? सो ट्रस्ट मी, भरोसा कर सकते हो इतना तो तुम मुझ पे। आगे आ जाओ मैम। फोर्थ स्टेप है रिसर्च डिजाइन। ये है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आने वाली है पूरी की पूरी सारी राम कहानियां। समझो ये से। मेरे को ये बताओ, क्या आपकी प्रॉब्लम क्लियर होगी? यस मैम। क्या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टडी होगी? यस मैम। क्या उस स्टडी के बेस पे हाइपोथेसिस बन गया? यस। अब आपको करना है एक्चुअली में डाटा के ऊपर वर्क। एक्चुअली में डाटा पे वर्क। तो डाटा पे वर्क करने से पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा रिसर्च डिजाइन। मैम ये रिसर्च डिजाइन क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है? रिसर्च डिजाइन के अंदर आप आंसर देते हो हर चीज का। मैम हर चीज क्या? रिसर्च डिजाइन के अंदर आप आंसर देते हो आपकी किस टाइप के रिसर्च करोगे, आपके रिसर्च क्या है, आपकी रिसर्च क्यों है, आपका मेथड क्या है रिसर्च का, आपका सैंपल क्या है, आपका सैंपल साइज क्या है, आप मेथड में पैरामेट्रिक रिसर्च करोगे, नॉन पैरामेट्रिक? ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टाइप ऑफ टेस्ट है। सैंपल साइज और सैंपल टाइप। टाइप में आ जाओ, सिस्टमेटिक सॉरी, रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम। सिस्टमेटिक एक्चुअली रैंडम की एक टाइप है। रैंडम सैम्पलिंग ना, या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इन सब का आंसर
आप रिसर्च डिजाइन के अंदर देते हो। रिसर्च डिजाइन के अंदर आपके रिसर्च के लिए एक कंप्लीट फ्रेम तैयार हो जाता है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, एक कंप्लीट फ्रेम और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। सैंपल, डिजाइन, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगाने वाले हो, यही टेस्ट क्यों लगाने वाले हो, इस किस पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हो, पॉपुलेशन साइज कितना है, सैंपल कहाँ से लेने वाले हो, सैंपल लेने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो, सब कुछ आपका रिसर्च डिजाइन के अंदर आता है। क्लियर है यहां तक भी? रिसर्च डिजाइन सब कुछ आ जाएगा जी, सब कुछ, ये सब कुछ। टाइप ऑफ रिसर्च अपने आप में एक नया टॉपिक है। कल का टॉपिक बता देती हूँ अभी के लिए। कल टॉपिक करेंगे रिसर्च के टाइप, मेथड। मेथड में भी मैं इसको थोड़ा सा आगे और ले जाऊं, क्योंकि मेथड के लिए थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा। सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के टाइप, रैंडम, नॉन रैंडम, और एक दो टॉपिक सिलेबस से देख लेंगे। बाकी ये 3 टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक तो यही सेम रहेंगे, ये जो हम कल के क्लास में करेंगे। इसीलिए ही यही रीजन है कि मुझे सबसे पहले आपको ये रिसर्च का प्रोसेस बता रही हूँ मैं। फीचर्स भी करेंगे, फीचर्स जो आज हमने छोड़े हैं, रिसर्च के फीचर्स, या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे थोड़ी सी। 2 3 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसपे क्वेश्चन बना है और इम्पोर्टेंट भी है। लाइक आपकी रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है। अगर प्रीवियस ईयर आपने देखे हैं तो रिलेट कर पाओगे इन टाइप ऑफ सॉरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च पे आपके क्वेश्चन भी बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको मैं जरूर करवाऊंगी। रिसर्च डिजाइन समझ में आया? आ तो गया थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। क्यों? आगे देख लो फिर। रिसर्च डिजाइन बन गया, देखो पढ़ो। रिसर्च डिजाइन क्या है कि प्लान करना ओवरऑल स्ट्रेटेजी को, कि कौन सा मेथड यूज होगा, कौन सा टूल यूज होगा, सैम्पलिंग प्रोसीजर, कैसे डाटा कलेक्ट करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, यहीं पे लिख लो ताकि हमें याद भी रहे। टाइप के साथ साथ आपका डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी डाटा का यूज करोगे, सेकेंडरी डाटा का यूज करोगे, वो भी यहीं पे आपका डिसाइड होता है। अब आपके पास सारी चीजें, स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, स्ट्रक्चर के हिसाब से अब काम करना शुरू करो। अभी तक क्या थी, ये हमारा था एक तरीके से प्लानिंग का पार्ट। फिर आया हमारा चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज आपकी चीजें हो चुकी है, अब उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दो। जो चीज आपको चाहिए रिसर्च करने के लिए वो हर चीज आपके पास आ चुकी है। अब डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर दो। अब डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर दो। अब डाटा कलेक्शन के भी मेथड हैं, ये भी हम कल ही करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर अलग मेथड है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर अलग मेथड है, सर्वे, इंटरव्यू एंड ऑल। जब आपका डाटा कलेक्ट हो गया, अब डाटा को एनालाइज करना और उनको इंटरप्रिटेट करना। क्वालिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव है, आपको जेड वैल्यू निकालनी है। ये जेड वैल्यू क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, वहां पे बताऊंगी। फिर जैसे ही आपकी जेड वैल्यू निकल गई, अब आपको टेस्ट करो कि आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किस हाइपोथेसिस की देखी जाती है? दिस इज ऑल्सो ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किस हाइपोथेसिस की देखी जाती है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। H0 मैम नल हाइपोथेसिस, H1 मैम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, H0 रिसर्चर, जो रिसर्चर को रिसर्चर की ऑब्जर्वेशन थी। H1 जो डाटा बोलता है, जो डाटा बोलता है, जो मैं चेक करती हूँ ना। पहली चीज तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये दोनों हमेशा ही हमेशा अपोजिट होंगे, ये पॉइंट भी नोट डाउन कर दो। अगर H0 ये कह रहा है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, तो H1 ये कहेगा कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है। अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर ये कह रहा है सेटिस्फाइड है, ये कह रहा है सेटिस्फाइड नहीं है, आप टेस्ट करते हो हमेशा ही हमेशा नल हाइपोथेसिस को। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ
ऑल्टरनेट अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, ऑल्टरनेट अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हुआ तो नल अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। इसी के बेसिस पे आगे आपके टाइप ऑफ एरर्स भी आते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर वो जब आपका नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया और वो गलत था, एच नहीं एन, नल हाइपोथेसिस को यहाँ आपने एक्सेप्ट, इस पे प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रही हूँ इसीलिए ये बता रही हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम इसको करेंगे। अगर आपका नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया और एक्चुअली डाटा उसे रिजेक्ट कर रहा था, डाटा रिजेक्ट कर रहा था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, एरर हो गया, एरर हो गया, दिस इज टाइप 1 एरर। इसकी टेबल बना दूं क्या मैं एक, ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो एक टेबल बना देती हूँ, वैसे ये आगे हम दोबारा करेंगे सो डोंट वरी। H0 आपका ट्रू है, H0 आपका फॉल्स है, अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो H0 या रिजेक्ट कर रहे हो। एक चीज स्टार लगा के लिख लो यहीं पे, टेस्टिंग होती है किसकी, नल हाइपोथेसिस की। आप नल हाइपोथेसिस के बेस पे देखते हो कि सही है, गलत है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है। टेस्टिंग हमेशा ही हमेशा नल हाइपोथेसिस की होती है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की टेस्टिंग नहीं होती है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस, इसीलिए 2 बार रिपीट किया है, इसको नोट डाउन कर लेना। H0 मेरे को ये बताओ, H0 ट्रू था और एक्सेप्ट कर लिया, अरे ट्रू था और एक्सेप्ट कर लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दिस इज माई करेक्ट डिसीजन, दिस इज माई करेक्ट डिसीजन। बट मैंने क्या किया, H0 मतलब नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और फिर उससे एक्सेप्ट कर लिया, नल हाइपोथेसिस फॉल्स था फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो हो गई समस्या, तो हो गई समस्या। समस्या का मतलब क्या है यहाँ पे, एरर, दिस इज माई टाइप 2 एरर। शायद मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया था क्या, एक्सेप्ट एंड, ध्यान देख लेना, मैंने शायद पिछली बार उल्टा बोला था, लेकिन अब ये टेबल बिल्कुल सही बन रही है। इस टेबल को यूक्यू नोट्स में बना लेना, ये बड़ी बड़ी राम कहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइप 2 एरर, इसी को टाइप 2 एरर को ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा भी बोलते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा। बीटा क्या होता है मैम, बीटा एक तरीके का आपका सिस्टमेटिक रिस्क होता है। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क बेटा आपका वो रिस्क होता है जो हमेशा ही हमेशा हर इंडस्ट्री के लिए सेम रहेगा। मेरे को ये बताओ, आपका जो है डॉलर्स की वैल्यू बढ़ेगी या डॉलर्स की वैल्यू कम होगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ी इंडिया करेंसी की वैल्यू घटी फॉर एग्जांपल, क्या इसका इम्पैक्ट एक इंडस्ट्री पे पड़ेगा या सारी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, एक कंट्री पे पड़ेगा या सारी कंट्री पे पड़ेगा, एक कंपनी पे होगा या सारी कंपनी पे होगा। मैम इसका इम्पैक्ट तो हर जगह होगा। क्या कोई एक कंपनी अपनी पॉलिसीज में अपने रूल्स में चेंज करके इस रिस्क से बच सकती है, अरे सिस्टमैटिक रिस्क है। क्या एक कंपनी के लिए कोई गवर्नमेंट या किसी करेंसी का प्राइस चेंज होता है क्या, सैकड़ों हजारों कंपनी ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो बीटा आपका वो रिस्क होता है जो सिस्टम का रिस्क है, ये प्रॉब्लम ही सिस्टम की है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके हिसाब से अपने आप को अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो बस।
सिर्फ इतना समझो, बीटा इज अ सिस्टमैटिक रिस्क दैट इज परमानेंट इन नेचर एंड कैन नॉट एलिमिनेट। इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ओनली इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अब मॉडिफाई भी रिस्क को नहीं, अपने पॉलिसीज को मॉडिफाई करके एडजस्ट किया जा सकता है, रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। समझ में आया? यहीं पे ए फोल्स नेगेटिव या ए फोल्स मिस भी बोलते हैं, ये अनदर नेम है आपकी टाइप 2 एरर की, इतना भी याद रखो बस। ए फोल्स मिस कि छूट गया, गलती होगी, या ए फॉल्स नेगेटिव, दिस इज द अनदर नेम ऑफ टाइप 2 एरर। मेरे को ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा, अगर मेरा टाइप 2 एरर है, टाइप 2 एरर है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा, तो 1 माइनस बीटा क्या होगा? 1 माइनस बीटा। मैम बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। तो ये क्या हो गया? ए फॉल्स पॉजिटिव। ये अनदर नेम है गाइस, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, सिर्फ एज इट इज इनको याद रख लेना। सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, या फोल्स है या ट्रू है, किस सिचुएशन के अंदर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा आता है, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा आता है जब टाइप 2 एरर होता है, जब हम नल हाइपोथेसिस को फोल्स होते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये फॉल्स नेगेटिव, सॉरी सॉरी रुको, ये फॉल्स नेगेटिव तो आपको वहां आएगा, रुको रुको रुको, दिस इज द पावर ऑफ टेस्ट। ये है 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा को ही क्या कहा जाता है? पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट का मतलब क्या है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है ना, उसके अंदर इतनी पावर है कि आपकी जितनी भी आज तक की पुरानी स्टडी हुई थी, उन सारी स्टडी को रिजेक्ट कर दिया इसने। पावर ऑफ टेस्ट का मतलब, आपने नल हाइपोथेसिस कैसे बनाया था मैम? पुरानी स्टडी के बेस पे। तो अब जो स्टडी हुई है ना, या अब जो आपने स्टडी करी है, उसने आपकी पुरानी सारी स्टडी को रिजेक्ट कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ टेस्ट, या पावर ऑफ ये स्टडी भी इसको बोल सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट में या बुक्स के अंदर हमेशा पावर ऑफ टेस्ट वर्ड ही यूज होता है, तो बेटर है इसको पावर ऑफ टेस्ट ही याद करो। तो व्हाट इज 1 माइनस बीटा? दिस इज पावर ऑफ टेस्ट, दिस इज पावर ऑफ टेस्ट। अब मेरे को ये बताओ, अगर करेक्ट डिसीजन था, करेक्ट डिसीजन कब था मैम? नल हाइपोथेसिस ट्रू था और उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अल्फा होता है आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैंने पहला ही उठाया है, प्लीज डर मत जाना तुम पहले क्लास में, मैं सीरियसली, मेरे को ये टॉपिक मैंने अभी शुरू तो कर दिया, वैसे मेरा मेन था कि मैं आपको सिर्फ रिसर्च का प्रोसेस बता के खत्म करूंगी, टेस्टिंग वाला पार्ट नहीं लेके आऊंगी, लेकिन अब शुरू कर दिया तो कर ही दिया, सो डरना मत। जब सारे के सारे टेस्ट करके लास्ट में इस टॉपिक पे आओगे ना, तो और भी बेटर चीजें समझ में आती जाएंगी। इसको याद रख लेना, 1 माइनस अल्फा इज द कॉन्फिडेंस लेवल। आगे आ जाओ, रिजेक्ट कर दिया आपने नल हाइपोथेसिस को और वो ट्रू था। अरे ट्रू था नल हाइपोथेसिस, फिर भी रिजेक्ट कर दिया, गलती कर दी भैया, अरे गलती हो गई, ये तो गलती हो गई तो पछताओ, पछताओ तो आ गया आपका दोबारा एरर, एंड दिस इज टाइप 1 एरर, दिस इज टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर को फॉल्स हिट कहा जाता है। ये था फॉल्स मिस और ये है फॉल्स हिट। टाइप 1 एरर को ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हो, ध्यान रखना, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एक पॉइंट और बता देती हूँ, यहीं पे लिख लो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्लस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा 1 होता है।
थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करती हूँ ताकि तुम इस चीज को हजम कर पाओ, ये ना लगे कि मैडम सब सिर के ऊपर से गया। देखो बेटा, आप कोई भी टेस्ट करते हो, कोई भी टेस्ट करते हो, क्या वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे करते हो? क्या वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको एम्प्लॉय को टेस्ट करना है टाटा कंपनी के। टाटा कंपनी तो इंटरनेशनल लेवल तक वर्क करती है, क्या बाहर की कंपनी, बाहर की कंट्रीज में जाके अब उन एम्प्लॉय को टेस्ट करोगे? इज दिस पॉसिबल? नहीं। तो मैं पॉपुलेशन पे तो टेस्ट नहीं करता। मैं टेस्ट किस पे करता हूँ? मैं टेस्ट करता हूँ सैंपल पे। मैं टेस्ट करता हूँ मैडम सैंपल पे। तो सैंपल क्या पॉपुलेशन को 100% रिप्रेजेंट करती है? मैडम 100% तो कुछ भी नहीं होता, कहीं ना कहीं तो कमी आ ही जाती है, आ जाती है ना। तो ये जो कमी है ना, ये वही कमी है जो है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लिए ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसके अंदर जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, कि हो सकता है कि ये वाला एरिया मेरा गलत हो। मैं जो कॉन्फिडेंट हूं ना, जो मैंने रिसर्च किया कि भाई मैंने बिल्कुल ट्रू डाटा लिया है, तो ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि इस डाटा के अंदर मेरी कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं कह सकती हूँ जो आउटलायर है उसके अंदर थोड़ी सी कमी हो सकती है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब थोड़ी सी कमी होना। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 100% भरोसा है इस डाटा में, मुझे कोई कमी नहीं है, तो दिस इज ऑलवेज 1, और यू कैन से 100%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का परसेंटेज हमेशा, और सॉरी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्लस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का परसेंटेज हमेशा 100% आता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता क्यों है, रीजन समझ में आया? क्योंकि हम स्टडी करते हैं सैंपल की, ना कि पॉपुलेशन की। तो दिस इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टाइप 1 एरर, कि थोड़ी सी मुझसे, मैंने सिग्निफिकेंस लेवल हो सकता है ज्यादा ले लिया और मुझसे गलती हो गई। ये है पूरी की पूरी टेबल। हम दोबारा एक बार अपने टॉपिक पे आते हैं। टेस्टिंग वाला पार्ट मैंने बताया, कैसे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाएगा, कैसे रिजेक्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट होगा तो क्या क्या कंडीशंस आएगी, क्या क्या बोला जाता है, रिजेक्ट होगा तो कैसे कैसे एक्सेप्ट रिजेक्ट होगा, कब कब एरर आता है, ये सब टेस्टिंग का पार्ट है जिसको हम आगे और भी डिटेल में समझने वाले हैं। हर एक टेस्ट, दो टाइप के टेस्ट होते हैं मेनली। एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसके अंदर फर्दर आपके बहुत सारे टाइप आते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, क्रुस्टोवल वैली, यू टेस्ट, एच टेस्ट, बहुत सारे टाइप के टेस्ट है। हर एक टाइप के टेस्ट को हम समझेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। काई स्केयर भी, यहां तक समझ में आया? जैसे ही आपकी टेस्टिंग हो जाती है, फिर आप कंक्लूजन डेवलप कर देते हो, और उस कंक्लूजन को वाइडर कंटेक्स्ट के अंदर अप्लाई कर दिया जाता है, और लास्ट में उस कंक्लूजन की हैंड रिटर्न रिपोर्ट आप सबमिट करते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम थी और इसका ये फाइंडिंग्स, मतलब ये सॉल्यूशन निकला है। ये सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का निकला है। क्या चीजें समझ में आई? मैंने सिर्फ आज आपको क्या करवाया, रिसर्च का बेसिक मीनिंग, रिसर्च क्या होता है, डिस्कवरी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, और रिसर्च का प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर ही जो मैं एक एक पॉइंट के अंदर इतना घुस रही थी ना, डाटा कलेक्शन के अंदर आपकी सैम्पलिंग की टेक्निक आएंगी, आपका प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, टूल्स, टेक्निक, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। क्या एक बार मैं सिलेबस दिखाऊं तुम्हें? जस्ट वेट, मैं एक बार सिलेबस दिखाती हूँ। लेट मी स्विच माई स्क्रीन। देखो, रिसर्च मीनिंग टाइप्स हम कल करेंगे,
कैरेक्टरिस्टिक और फीचर जो मैंने बताया, पॉजिटिविज्म अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविज्म, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब हम कल फीचर्स कर लेंगे। मेथड ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, वो हम कल के क्लास में भी कर लेंगे। रिसर्च का प्रोसेस और उसके स्टेप्स, कैसे थीसिस लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, जो आप लास्ट में रिपोर्ट देते हो ना, रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को यहाँ पे थीसिस बोला गया है, और उस रिपोर्ट के अलग अलग फॉर्मेट और स्टाइल होते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। और आईसीटी का यूज कहाँ होता है आपका रिसर्च के अंदर, मतलब आर स्केयर की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कुछ टूल यूज होते हैं। इफ पॉसिबल मैं इन टूल्स को कभी यूज करना भी आपको जरूर सिखाऊंगी। एंड लास्ट में है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स के अंदर क्या आता है कि रिसर्चर को जो है वो बाइसनेस नहीं लेके आनी चाहिए, रिसर्चर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, रिसर्चर को अपने हिसाब से डाटा को मैन्युपुलेट नहीं करना चाहिए। ये सब आपका रिसर्च एथिक्स के अंदर आता है कि रिसर्चर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो पूरा का पूरा पार्ट रिसर्च एथिक्स का पार्ट बनता है। ये थी हमारी आज की प्यारी सी छोटी सी क्लास। एट लास्ट बस इतना ही रखेंगे, क्लास में लास्ट तक बने रहे हो, उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आई हैं। ओ शिट, एक्चुअली मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई थी जो कि मैं भूल गई, बट अभी करवाती हूँ, इसको कंटिन्यू करो भाई फटाफट। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे वो रिकॉर्डिंग से कर लेंगे। इसमें से कौन सी टर्म रिसर्च को बेस्ट डिस्क्राइब करती है? तो रिसर्च की हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है। यस। व्हेन हाइपोथेसिस इज नॉट यूज, जब हाइपोथेसिस को यूज नहीं किया जाता रिसर्च के अंदर, तो उसका मतलब क्या है कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो क्लियर नहीं है, मतलब पहले इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई है। तो ऐसे कौन सी स्टडी होती है जिसके ऊपर पहले कोई स्टडी नहीं हुई है, जहां हमें एक्सप्लोर करना है चीजों को, तो वो आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर पढ़ लेंगे, अगर आज के क्लास में क्वेश्चन नहीं भी आता था तो छोड़ सकते हो। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिसर्च की? रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, बायसनेस नहीं होती, आप रिसर्चर अपनी तरफ से चीजों को मोल्ड नहीं कर सकते हो, क्लियर, लॉजिकली चीजों का आंसर देना होता है, ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है आगे कि द रिसर्च डिजाइन इज प्रिपेयर, रिसर्च डिजाइन कब प्रिपेयर किया जाता है? डाटा कलेक्शन के बाद, पहले? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, मैं नहीं बताऊंगी। द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मेन पर्पस क्या है? कि हाइपोथेसिस को ट्रू प्रूफ करना, डाटा कलेक्ट करना, रिपोर्ट देना नहीं। रिसर्च का प्रोसेस है कि फैक्ट को फाइंड करना, डिस्कवर करना। रिसर्च इज प्राइमरीली कंसर्न, रिसर्च किस चीज के लिए कंसर्न रहती है? सेम इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आपको इस क्वेश्चन, चलो मैं बता ही देती हूँ। रिसर्च का प्राइमरी कंसर्न होता है कि फैक्ट जो है ना, फैक्ट आपके बिल्कुल सही हो, फैक्ट आपके बिल्कुल सही हो। रिसर्च एक साइक्लिकल प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट भी प्रॉब्लम से होती है और ये एंड भी प्रॉब्लम पे ही होती है। एंड प्रॉब्लम पे कैसे होती है? आपने रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद आपने पूरा ये बता दिया कि जो मेरी टाटा कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगले रिसर्चर के लिए यही एक रिसर्च का टॉपिक बन जाएगा कि टाटा कंपनी के एम्प्लॉय क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। स्टार्ट भी प्रॉब्लम से हुई, एंड भी प्रॉब्लम पे हुई, समझ में आया? विच वैलिडिटी, रिलायबिलिटी भाई कल की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे इसे। रिसर्च डिजाइन, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, इसको काट दो। ये थी हमारे 5-7, शायद 6-7 क्वेश्चन हमने किए हैं। आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। एक बहुत प्यारा सा थैंक यू आप सबको जरूर बोलना चाहूंगी, इस उम्मीद के साथ कि चीजें आपको समझ में आई हैं। थैंक यू सो मच।